नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले 1 घंटे तक दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। हिमाचल सरकार के नेम प्लेट फैसले पर कांग्रेस के अंदर ही मची खींचतान। टीएस सिंहदेव ने फैसले पर जताई आपत्ति, तो वहीं बीजेपी ने ली चुटकी। कहा भाई बहन के बीच तकरार का फैसलों पर भी दिखने लगा असर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चुनावी जनसभाओं को किया संबोधित। अग्निवीरों को 100% नौकरी देने का किया वायदा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के करनाल में की चुनावी जनसभा। मारहाड़ी मामले में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत दोषी करार। 15 दिन जेल और 25,000 जुर्माने की सजा। भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया पर भ्रष्टाचार का लगाया था निराधार आरोप। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। करीब 25 करोड़ रुपए की रकम को किया फ्रीज। फी विन गेमिंग ऐप के खिलाफ की गई ये कार्रवाई। और इजराइल और हिजबुल्लाह का संघर्ष तेज। भारत ने कहा लेबनान की यात्रा से बचें भारतीय। वहीं अमेरिका और फ्रांस समेत कई देशों ने की 21 दिन के संघर्ष विराम की पेशकश। तो ये थी हेडलाइंस और इस समय सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया है कि अब से थोड़ी ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम और मौसम और जलवायु के लिए एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम का वो उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम मोदी ने विशेष रूप से युवाओं से इससे जुड़ने का आग्रह किया है। तो जब ये कार्यक्रम होगा, जब ये संबोधन होगा, तो हम आपको जरूर इसमें लिए चलेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के 83वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि विकसित भारत के निर्माण में वैज्ञानिक समुदाय का योगदान काफी अहम रहा है। उन्होंने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत की खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से बहाल हो रही है। साथ ही उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ सालों में देश में वैज्ञानिक समुदाय के प्रति सम्मान बढ़ा है। In last few years, recognition for the scientific community has gone up. It has gone up in several ways, including government being very serious about it. And Prime Minister's heart and soul is deeply in scientific community. His belief in your power, prowess, and capacity to generate at global level those aspects of science which matter to humanity. And I am sure, therefore, we are in good times. Now there is an ecosystem in place where our scientists can fully exploit and expand their energy, exploit their talent and contribute for the nation by unleashing their innovative skills. और अब आज की एक और बड़ी खबर। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने करीब 25 करोड़ रुपए की रकम को फ्रीज कर दिया है। एजेंसी ने यह कार्रवाई फी विन गेमिंग ऐप के खिलाफ की है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग ऐप फी विन में चीनी नागरिकों के क्रिप्टो अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया है। जानकारी के अनुसार इस ऐप को चीनी नागरिक संचालित कर रहे हैं और भारत में अपने सहयोगियों के माध्यम से पैसे एकत्र कर चीन ट्रांसफर कर रहे थे। अभी तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ रुपए की रकम चीन भेजी जा चुकी है। इस मामले में 2023 में FIR कोलकाता पुलिस ने भी दर्ज की थी। राजनीतिक खबरों में भाजपा ओबीसी के मोर्चा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गाजियाबाद के यूपी गेट से रोष मार्च निकाल रहे हैं। राहुल गांधी के आरक्षण पर विदेश में दिए गए बयान को लेकर यह मार्च निकाला जा रहा है। बता दें कि भाजपा ओबीसी मोर्चा यूपी गेट से लेकर राहुल गांधी के घर तक विरोध मार्च निकालने वाला है और राहुल गांधी के आवास का घेराव करना है।
मोर्चा का कहना है कि राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान आरक्षण पर जो टिप्पणी की थी वो संविधान के विरुद्ध है। इस मामले को लेकर यूपी ओबीसी मोर्चा राहुल गांधी के घर का घेराव भी करेगी। इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा के राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के अनेक पदाधिकारी शामिल होंगे, साथ ही कई कार्यकर्ता भी शामिल होने वाले हैं। अगली खबर, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने अगस्त 2024 के महीने के लिए दवाओं की मानक गुणवत्ता चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी में विभिन्न कंपनियों के 59 दवाओं की सूची जारी की गई है, जिनकी दवाएं क्वालिटी मानक को पूरा नहीं करती हैं। दवा नियामक के गुणवत्ता परीक्षण में 53 दवाइयों के विफल होने पर वरिष्ठ आधिकारिक सूत्रों ने डीडी न्यूज से कहा कि ऐसी सूची हर महीने जारी की जाती है और इससे पता चलता है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI लगातार दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है और उन निर्माता कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो NSQ यानी कि मानक गुणवत्ता के नहीं वाली दवाएं बेच रहे हैं। NSQ ज्यादातर मामूली प्रकृति का होता है जो जानलेवा नहीं होता। पैरासीटामोल सहित 59 दवाएं तय मानक के अनुरूप नहीं पाई गई और क्वालिटी में वो फेल पाई गई। CDSCO ने अगस्त के महीने में 30 से 40 हजार दवाओं के सैंपल की जांच की है, जिसमें 59 दवाएं ऐसी निकली जो तय मानक के अनुरूप नहीं थी। उनमें पैरासीटामोल है, शुगर की दवा है, विटामिन है और जो दर्द से रिलेटेड दवाएं हैं और साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स दवाएं भी इसमें पाई गई हैं। CDSCO हर महीने रैंडम चेक करता है, देश भर की जो दवाओं के सैंपल है उसको लेता है और उसकी गुणवत्ता की जांच करता है और जो दवाएं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाई जाती है उनको वो फेल घोषित करता है और ऐसी दवाओं को बाजार से हटाना होता है। इसी तरीके से जुलाई के महीने में 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाओं को केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित किया था और उसको भी बाजार से हटाना होगा। ऐसे में लोगों को ये देखना है कि वो ओवर द काउंटर जाकर के दवाएं न खरीदें, डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब किए हुए ही दवा खरीदें और जो अच्छी कंपनियां हैं, जो विश्वसनीय कंपनियां हैं, उनकी दवाओं को ही वो खरीदे। ये सतर्कता बहुत ज़रूरी है और ये CDSCO हर महीने जांच करता है, रैंडम चेक करके देश भर की दवाओं के सैंपल लेकर के जांच करता है ताकि ये देखा जाए कि कोई गलत दवाएं तो नहीं बेची जा रही हैं। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। तो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी खबर ये थी और एक और बड़ी खबर और बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन की। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के तहत 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर देशव्यापी महासफाई अभियान चलाई जा रही है। इस अभियान की सराहना करते हुए BAPS स्वामीनारायण मंदिर के वक्ता ज्ञान वत्सल स्वामी ने कहा कि हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि हम स्वच्छता को बनाए रखें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान पूरे देश में सफल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया। उस अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में सब जगह पे स्वच्छता हो, ऐसा एक संकल्प, एक मिशन लेके वे चले और उनके ये स्वप्न को साकार करने के लिए व्यक्तिगत तौर पे सब नागरिक, सिविल सोसाइटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs सब साथ चले और बहुत अच्छा काम पूरे भारत में हुआ है और हो भी रहा है। इस स्वच्छता के अंतर्गत हमें बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ आसपास के स्थल से क्रिएट होते हैं। ये साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव बेनिफिट्स हैं। ये रूस्टर एंड फेरारी ने 1995-2016 में भी रिसर्च करके बताया है। तो ये स्वच्छ भारत अभियान बहुत सफल रहा है।
और अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई की एक तस्वीर कन्नौज जिले में देखने को मिली है। यहां प्राथमिक विद्यालय उमरदा की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को स्थानीय प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर चलवाकर गिरवा दिया। जानकारी के अनुसार उमरदा ग्राम पंचायत की प्रधान तारा देवी के पति द्वारा प्राथमिक विद्यालय उमरदा की जमीन पर जबरन कब्जा करके निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाकर खाली करवा लिया है। कार्य महोदय जी को जो मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, उसके आदेशानुसार एसडीएम महोदय जी और तहसीलदार महोदय जी और लेखपाल जी हमारे विद्यालय में आए हुए थे, जिन्होंने नवीन कार्य को गश्त कराया। इसके लिए मैं उच्च अधिकारियों और प्रशासन का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे प्रशासन पर पूर्ण भरोसा था। अब मुझे लगता है कि मेरी विद्यालय की जमीन विद्यालय को अपना वापस मिल जाएगी। इसमें नन्हे मुन्ने बालक आराम से खेल कूद सकेंगे। एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां जौनपुर के केराकत से सपा विधायक तूफानी सरोज के खिलाफ बरसठी पुलिस ने जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा सपा के बरसठी ब्लॉक अध्यक्ष विवेक यादव की शिकायत पर दर्ज हुआ है। आरोप है कि विधायक ने पीड़ित को फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज कर लिया है। सपा सांसद व वर्तमान विधायक श्री तूफानी सरोज द्वारा दिनांक 19/9/2024 को जरिए मोबाइल से विवेक यादव को जान से मारने की धमकी दी गई। इस तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एक और खबर उत्तर प्रदेश से ही, अयोध्या धाम से सटे 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को विकसित कर 5 जिलों बस्ती, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा से जोड़ा जाएगा। यह मार्ग 154 धार्मिक स्थलों से होकर गुजरेगा। साथ ही स्वामीनारायण छपिया रेलवे स्टेशन को भी आधुनिक रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोस्वामी तुलसीदास तपोस्थली, मेहनौन मंदिर, पुरानी हनुमानगढ़ी और अन्य धार्मिक स्थलों के विकास के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस विकास से न केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि गोंडा जिले में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे, जिससे राजस्व में वृद्धि होगी। शासन की प्राथमिकता में शामिल पर्यटन और संस्कृति विभाग की जो सारे हमारे धर्मार्थ स्टेशंस हैं, ऐसी जगह हैं जो पर्यटन के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उन जगहों के उनके संवर्धन के लिए और रेनोवेशन के लिए बहुत अच्छी एक योजना के माध्यम से यहाँ पे स्वीकृतियाँ हुई हैं और हमारे जनपद में भी जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनको विकसित करने के लिए इस योजना से जोड़ा गया है। यहाँ पर तमाम जन सेवी संस्थाएं, कल्याणकारी संस्थाएं काम करती हैं, जैसे गौशाला, विद्यालय और पाठशाला और चिकित्सालय इत्यादि, और मंदिर तो भव्य है ही है, जिसमें लाखों लोग आकर के दर्शन करते हैं और दिव्य कथा और प्रसाद को ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दिखाएंगे कुछ और बड़ी खबरें। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से, या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।
स्वागत है ब्रेक के बाद और अब हम आपको दिखाएंगे हौसले और जज्बे की एक अनोखी कहानी। बुलंद हौसलों की कहानी है सूबेदार मेजर बलकार सिंह की। जी हाँ, करीब 1.5 दर्जन से भी ज़्यादा चोटियों को फतह कर चुके हैं सूबेदार मेजर बलकार सिंह जी। माउंट एवरेस्ट समेत इन्होंने प्रमुख चोटियों पर सफल चढ़ाई की है। भारतीय सेना की 9वीं पंजाब रेजिमेंट के SM बलकार सिंह इन दिनों 5 दिल्ली गर्ल्स बटालियन में तैनात हैं। सूबेदार मेजर बलकार सिंह एक बार फिर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। पर्वतारोही सूबेदार मेजर बलकार सिंह से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। सूबेदार मेजर बलकार सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अब तक करीब 1.5 दर्जन चोटियों को फतह कर चुके हैं। किस तरह से इनको मिलता है हौसला, बात करते हैं खुद बलकार सिंह जी से। सर, कैसे मिलता है आपको इतना हौसला? जय हिंद। मैं जब फौज ज्वाइन करी थी तो मुझे मौका मिला था कि ये आर्मी कोर्स में माउंटेनरिंग करने का। तो जैसे जैसे इसमें लगा रहा, जुड़ता रहा तो हौसला बढ़ता रहा और जैसे जैसे सफलता मिलती रही पहाड़ों में तो और अपेक्षाएं होती रही। तो कुछ हमारी ताकत बनने की, इससे हम मोटिवेशन होते रहे और हम लोग करते रहे, जैसे मौका मिला और करते रहे हम लोग माउंटेनरिंग। कौन कौन सी चोटियाँ हैं जिनको आपने फतह किया है? त्रिशूल करी है 2015 में, करी है 16 में माउंट एवरेस्ट फतेह करी है, मुझे मौका मिला NCC से। और मैंने NCC से ही लगभग 6 पिक कर चुका हूँ, वो भी गर्ल्स कैडेट के साथ। और अभी ये दोबारा मुझे NCC में मौका मिला है प्री एवरेस्ट करने का। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स भी हैं, तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे चांस मिल रहा है और मैं लगा हूँ। कैसा लगता है ऐसे जब चोटी पर चढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक एक कदम रखना अपने आप में भारी होता है? थोड़ा मुश्किलात आती है, पर उस मुश्किलात को हम अपनी ताकत मान लेते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि मैं इस पहाड़ पे या कहीं पहाड़ पे नहीं आऊँगा दोबारा, पर 2 महीना 1 महीना नीचे उतरने के बाद सब भूल जाता है। तो फिर 2-3 महीने के बाद इच्छा करती है कि नहीं, हमें पहाड़ों की तरफ चलना चाहिए, और वैसे हम लोग लगे रहते हैं। पर्वतारोही बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पर्वतारोही एक ऐसी गेम है जो हम लाइफ में किसी भी टाइम कर सकते हैं। बाकी जो गेम्स हैं उसके 40, 50, 30, 35 के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन एक माउंटेनरिंग ऐसी है कि आप किसी भी एज में हम कर सकते हैं। तो इनके लिए है कि कई बार सक्सेस मिलती है, कई बार नहीं मिलती है, तो हौसला ना तोड़ें, आप लगे रहो, भगवान आपको पक्का हमेशा कामयाब करेगा, कभी ना कभी आप सक्सेस मिलेगी। तो ये थे सूबेदार मेजर बलकार सिंह साहब जो कह रहे थे आप निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। तो इस हौसले से, इस जज्बे से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का और जल्द ही लौटेंगे और आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद। DD न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। आगे की खबरों में राष्ट्रीय डंपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा ने पहलवान विनेश फोगाट को पता ठिकाना ना बताने का नोटिस दिया है। विनेश फोगाट का यूरिन नमूना लेने के लिए नाडा की टीम भेजी गई थी। नोटिस में बताया गया है कि 9 सितंबर को हरियाणा के सोनीपत में विनेश के निवास पर डोप नियंत्रण अधिकारी को भेजा गया था। उस समय जब उन्होंने बताया था कि वो वहां उपलब्ध रहेंगी, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव लड़ रही विनेश अपने निवास पर उपलब्ध नहीं थी। तो नाडा ने कहा कि यह पता ठिकाना ना बताने का मामला है। विनेश को 14 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। फोगाट को यह नोटिस इसलिए दिया गया है क्योंकि वो पेरिस ओलंपिक खेलों में पदक जीतने से चूक गई थी। फाइनल की सुबह उनका वजन 100 ग्राम अधिक होने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 12 महीनों में 3 बार पता ठिकाने की जानकारी ना देना एंटी डोपिंग नियम का उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए सकारात्मक डोप परीक्षण के समान ही दंड दिया जाता है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत के पुरुष और महिला टीम को सम्मानित किया। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि देश ने पिछले कुछ समय के दरमियान शतरंज के खेल में अभूतपूर्व प्रगति की है। हंगरी के बुडापेस्ट में सफलता का झंडा गाड़ शतरंज के खेल में देश की बादशाहत को सामने रखने वाले
इन चेस चैंपियंस के सम्मान का दौर जारी है। गुरुवार को इस कड़ी में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने न केवल इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया, बल्कि प्रोत्साहन राशि प्रदान कर खिलाड़ियों को आगे भी इसी तरह के प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। खेल मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक खिलाड़ी को 20-20 लाख की राशि प्रदान की गई। देश के हर नागरिक जो देखते हैं उसके मन में प्राउड फील होता है, ये मेरा देश का झंडा स्पोर्ट्स में ऊपर रहा। मोदी जी के नेतृत्व में देश में बदलाव आ रहा है। हमें 2036 में ओलंपिक्स गेम्स को इंडिया में कराना है। जो मिशन हम रख रहे हैं कि 2036 में ओलंपिक हमारे इंडिया में होना चाहिए, तो उसी तरह चेस को भी हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल से बच्चे, कॉलेज से बच्चे चेस की तरफ आए और अच्छा परफॉर्मेंस दे। इस बीच खिलाड़ियों ने भी अपने अनुभव को साझा किया और इस बात को बताया कि उनके लिए ये स्वर्णिम उपलब्धि है, लेकिन देश के लिए एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जो निरंतर शतरंज के खेल को देश में एक नई गति देता रहेगा। जब से हम वापस आए हैं, जो हमें लोगों से प्यार मिला है, मीडिया से प्यार मिला है, हम अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिले और जो हमने उनके साथ वक्त स्पेंड किया, हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मुलाकात हुई, दोनों हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने हमको इतना मोटिवेट और इंस्पायर किया है कि बस वो जोश भर जाता है कि इंडिया के लिए और हासिल करना। जाहिर तौर पर परिवर्तन आना और उस परिवर्तन के साथ खुद को ढालना एक बड़ी चुनौती होती है और इन दोनों ही कड़ियों में इन खिलाड़ियों की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि परिवर्तन की लहर इनके द्वारा आई है, लेकिन इस लहर के बीच अपनी जमीन को बनाए रखना भी इन्हें आता है और इसी जमीन की तपिश पर तप कर कई और भविष्य के सितारे खुद को तैयार करेंगे। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो ये रिपोर्ट आपने देखी शतरंज की चैंपियन टीम से जुड़ी हुई। और अब अगली खबर, भारतीय सेना ने गोलान हाइट्स से घायल भारतीय सैनिक सुरेश आर को C-130 एयर एम्बुलेंस की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। सफल निकासी के दौरान उन्हें C-130 एयर एम्बुलेंस के अंदर ही आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई। लेफ्टिनेंट कर्नल अनुज सिंह के नेतृत्व में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। दिल्ली कैंट के 2 प्रशिक्षित पैरामेडिक्स में इस टीम में शामिल थे। इस मिशन को भारतीय वायुसेना, विदेश मंत्रालय और अन्य एजेंसियों ने मिलकर अंजाम दिया। घायल हवलदार सुरेश आर के को 20 सितंबर 2024 को इसराइल में CZ लेवल 1 अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था। फिलहाल वो दिल्ली के आर्मी अस्पताल R&R में भर्ती हैं और उनकी हालत स्थिर है। बिहार में जितिया पर्व के अवसर पर मातम पसर गया। दरअसल नदियों की रौद्र रूप और तालाबों का जलस्तर बढ़ने से जितिया पर्व पर नहाने गए कई लोगों की मौत डूबने से हो गई। राज्य के 14 जिलों में तालाबों, जलाशयों में नहाने के लिए गए 40 लोगों के डूब जाने से मौत की खबर है। इनमें सबसे ज्यादा मौत औरंगाबाद में हुई है। यहां नहाने गए 10 बच्चे डूब गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन घटनाओं पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश, जहां उत्तर प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी हर भोजनालय, होटल, ढाबे और खाने पीने के सामान की रेहड़ी पर उसके मालिक की नेम प्लेट लगानी जरूरी होगी। तो प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ये जानकारी साझा की। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अर्बन डेवलपमेंट और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने को भी कहा गया है। देश में कई जगह पर खाने में गंदगी मिलाने के मामले में सामने आने के बाद ये कदम उठाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा रेहड़ी पटरी वाले दुकानों को पहचान पत्र प्रदर्शित करना जरूरी करने के मामले में राज्य के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं उसमें शांतिपूर्ण माहौल बनाना हमारी जिम्मेदारी है और प्रदेश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। एक शांति प्रिय माहौल बनाना ये प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी बनती है, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। और इसमें माननीय हाई कोर्ट ने भी समय समय पर ये कहा है कि टाउन वेंडिंग कमिटीज़ जो है वो म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाई जाए, ताकि जहाँ पर भी जो वेंड्स बन रहे हैं उसमें प्रॉपर तरीके से वेंडिंग जोन्स बनाए जाए
और जगह जगह पे लोगों को वहाँ पे बसाया जाए। हमने ये भी कहा है कि बाहर के राज्यों के लोगों को हिमाचल में आने के लिए स्वागत है। जो हाइजीन के इश्यूज आते हैं, पीछे हमने जो बैठक करी है उसमें ये कहा है कि इसके लिए जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो भी वेंडर्स होंगे उनकी करवाई जाएगी। इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव। और हिमाचल प्रदेश में नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस के भीतर ही कलह खुलकर सामने आ गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने हिमाचल प्रदेश सरकार के फैसले का विरोध किया है। ये सरासर गलत है। किसी भी समुदाय विशेष के दुकानों में, प्रतिष्ठानों में कोई विशेष व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। जो भी व्यवस्था है वो सबके लिए लागू होती है और सबके लिए लागू होनी चाहिए। नाम लगाने का कोई औचित्य नहीं है, तो मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूँ। और प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार या किसी सरकार का नहीं है। इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूँ। आप सीसीटीवी सब जगह लगाइए। चिन्हांकित किसी समुदाय या समाज के प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी लगाना ये नागरिकों के अधिकारों का हनन एक तरह से। तो वहीं इस मामले में भाजपा भी कांग्रेस पर खुलकर निशाना साध रही है। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि हिमाचल सरकार के फैसले के बाद भाई बहन यानी कि राहुल और प्रियंका के बीच मतभेद की कलई खुल गई है। कांग्रेस पहले बताए कि कल जो गालियां दे रहे थे, सांप्रदायिक कह रहे थे, वो आज हिमाचल में लागू कर रहे हैं, तो सांप्रदायिक नहीं रहा क्या? और दूसरी बात, अब इस पर राहुल बनाम प्रियंका वाड्रा शुरू हो चुका है, क्योंकि एक तरफ तो जो नेता प्रियंका वाड्रा जी के करीबी है वो इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के, वो कहते हैं कि ये निर्णय हिमाचल की सरकार का बिल्कुल गलत है। सब जानते वो राहुल कैंप से। और फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा फैसला सरकार ने लागू किया है तो इस सरकार को अपने सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। मतलब राहुल गांधी अब सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं एक प्रकार से टीएस सिंहदेव के माध्यम से कि हिमाचल की सरकार इस फैसले को वापस ले, दबाव डाल रहे हैं। और अब एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत को मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया है। मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर शिकायत पर फैसला देते हुए संजय राउत को 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो मानहानि के मामले में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत को कोर्ट ने यह दोषी ठहराया और 15 दिन की सजा सुनाई है। तो इस मामले पर भाजपा के नेता किरीट सोमैया और उनकी पत्नी मेधा सोमैया ने कहा कि न्याय प्रक्रिया बहुत अच्छी से चलाई गई और वो इस फैसले से बहुत संतुष्ट हैं। आज मैजिस्ट्रेट मजगांव कोर्ट के आरती कुलकर्णी, इन्होंने संजय राउत को गिल्टी कन्विक्ट किया है। 15 दिन की सजा इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई है। पुलिस ने तुरंत संजय राउत को कब्जे में लिया है। समाधानी हूँ, कोर्ट का मैं आभार मानती हूँ। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको कि उन्होंने न्याय प्रक्रिया अच्छे से चलाई और मुझे जो मेरे पर जो आरोप लगाए थे वो खारिज कर दिए और मैं अभी ऊंचा सम्मान से आगे घूम सकती हूँ और इसीलिए मैं बहुत समाधानी हूँ, संतुष्ट हूँ। और अब बात करेंगे विधानसभा चुनावों की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के चेनानी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील करते हुए कहा कि आपका वोट पूरे जम्मू कश्मीर के भाग्य का फैसला करेगा। यहां पर आज न केवल चीने ने, आप सभी लोग चनेनी नए पूरे जम्मू कश्मीर का फैसला करने के लिए वोट डालने वाले। आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में एक
ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिस चुनाव में ना धारा 370 है ना अलग झंडा है। पहली बार एनसी और राहुल बाबा कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे, कश्मीर का झंडा वापिस लाएंगे। मैं इस मंच पर से कह देता हूं, चनैनी वालों, मैं इस मंच से राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, राहुल बाबा आप क्या, आपकी 3 पीढ़ी की ताकत नहीं है 370 को वापिस। तो राहुल गांधी के अनुच्छेद 370 पर दिए गए बयान पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि इसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। का मतदान के लिए उमड़ना चुनाव के प्रति उनके रुझान को दिखाता है कि उन्होंने परिवारवादी राजनीति को, विभाजनकारी राजनीति को तिलांजलि दी है और वे आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं और लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की सजग प्रहरी के रूप में काम करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जनसभा जम्मू कश्मीर में जम्मू इलाके में की थी, रामगढ़ में, और वहीं पर उन्होंने ये बात बोली थी। और अब बात करते हैं हरियाणा चुनाव की। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा के करनाल में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए महिला को 2000 रुपये प्रति महीने, किसानों को एमएसपी की गारंटी और फसल बीमा की राशि तत्काल उपलब्ध करवाने का वादा किया। ऐसा चाहिए जहां बच्चे न रोएं, जहां पिता अपने बच्चे के गले लग सके, जब मां ना रोए, ऐसा हरियाणा हमें चाहिए और ऐसा हरियाणा कांग्रेस पार्टी आपको देने जा रही है। पहला कदम महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी। तो ये चुनावों की खबरें थी और अब अगली खबर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा के खोरधा में इस सदस्यता अभियान कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की अर्थनीति लड़खड़ाई हुई थी, तब हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। हमने ब्रिटेन को भी पछाड़ दिया है। की अर्थनीति लड़खड़ाई हुई है, यूरोप की अर्थनीति लड़खड़ाई हुई है, ऑस्ट्रेलिया की अर्थनीति लड़खड़ाई हुई है, जापान की अर्थनीति मुसीबत में है, चाइना की अर्थनीति मुसीबत में है। इन सब का ग्रोथ रेट बिलो 5 है। और कल ही मूडीज ने कहा, पहले क्या कहा कि भारत का ग्रोथ रेट 6.6% होगा, फिर कहा 6.8% होगा, कल कहा इट विल गो टू 7.2। आईएमएफ बोलता है दी ओनली ब्राइट स्पॉट इज इंडिया। दुनिया की एस्पिरेशंस आज भारत से जुड़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम 11वें नंबर पर जहां खड़े थे, आज वहां से छलांग लगा करके ब्रिटेन को, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको भी हमने पछाड़ करके आज हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष के शासित राज्यों में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये सरकारें न सिर्फ अक्षम हैं बल्कि खतरनाक भी हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विशेषकर युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी दर से निपटने में विफलता के लिए विपक्ष द्वारा शासित राज्यों की कड़ी आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री ने जुलाई 2023 से जून 2024 तक की अवधि को कवर करने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS
के हालिया आंकड़ों का हवाला देते हुए विपक्षी दलों के नेतृत्व वाले राज्यों में रोजगार सृजन में स्पष्ट असमानताओं को उजागर किया। इस सर्वेक्षण के अनुसार विपक्ष द्वारा शासित केरल में देश में सबसे अधिक युवा बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष शासित राज्यों में गंभीर शासन विफलताओं का संकेत देने वाली कई रिपोर्टों पर भी ध्यान आकर्षित किया, जिससे नौकरी संकट और वित्तीय कुप्रबंधन हुआ। केंद्रीय मंत्री ने कर्ज लेने की लत, लोक लुभावन वादों और मुफ्त सुविधाओं पर अंधाधुंध खर्च की आलोचना करते हुए कहा कि ये आदतें अर्थव्यवस्थाएं को पंगु कर रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विपक्ष खोखले दावों के साथ वोट खरीदने और अपने राज्यों को अथाह कर्ज में धकेलने में व्यस्त है, जबकि उनके युवा इसकी कीमत चुका रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इनकी तुलना भाजपा शासित राज्यों के साथ भी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में शासन और आर्थिक प्रबंधन स्थिर बना हुआ है। मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों ने युवा बेरोजगारी को सफलतापूर्वक नियंत्रण में रखा है। मध्य प्रदेश में केवल 2.6% और गुजरात में 3.3% ये दर्ज की गई है। प्रधान ने जोर देकर कहा कि ये राज्य दीर्घकालिक रोजगार सृजन और मजबूत राजकोषीय नीतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी शासित राज्यों की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा लगातार युवाओं को सशक्त बनाने और नौकरियां पैदा करने की दिशा में काम कर रही है, तो वहीं विपक्ष कुप्रबंधन और अधूरे वादों में फंसा हुआ है। इन राज्यों के लोगों के लिए जवाबदेही की मांग करने और परिणाम देने वाले नेतृत्व की ओर देखने का समय आ गया है। वक्त है एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हम जो सर्वेक्षण की बात कर रहे थे उसी से जुड़ी एक और खबर। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी PLFS यानी कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारत के राज्यों में केरल में सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखने को मिली है। इसके मुताबिक 15 से लेकर 29 आयु वर्ग में केरल में 29.9% बेरोजगारी दर्ज की गई है। केरल में जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक पुरुषों में 19.3% और महिलाओं में 47.1% बेरोजगारी दर रही है। केरल के बाद नागालैंड में 27.4 और मणिपुर में 22.9% बेरोजगारी दर्ज की गई। तो वहीं इस दौरान केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार में सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में सबसे कम 2.6% और गुजरात में 3.1% बेरोजगारी दर्ज की गई है। PLFS के डेटा के अनुसार देश में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के बीच बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रही। तो वहीं देश में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर पिछले वर्ष की समान अवधि में 6.8% से घटकर 6.7% हो गई है, जो निरंतर सुधार को दर्शाता है। In the rate of unemployment, Kerala tops among the major states in India with 7.2% unemployment, whereas at the all India level it is only 3.2%. Why unemployment is so high at a situation that ease of doing in the calculation of ease of doing business by the Ministry of Commerce and Trade and Commerce. We came to know that Kerala ranks first in ease of doing business. तो इस बीच देश में 2021-22 में स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में 39.4% की गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत के लिए 2020-21 और 2021-22 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा यानी NHA अनुमान के बारे में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुल स्वास्थ्य व्यय में से आउट ऑफ पॉकेट व्यय में 2013-14 की 64.2% से 2021-22 में 39.4% तक की गिरावट दर्ज हुई है, जो एक सकारात्मक संकेत है। डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि आयुष्मान भारत PM जय से
1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की बचत हुई है और इसका हाल के NHA अनुमानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि 2015-16 में शुरू की गई मुफ्त डायलिसिस योजना जैसी अन्य योजनाओं से 25 लाख लोगों को लाभ हुआ है। 2021-22 के लिए NHA के अनुमानों से पता चलता है कि देश में स्वास्थ्य सेवा के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि जारी है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के सरकार के प्रयासों को उजागर करता है। दिल्ली के मॉडल टाउन से आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दिल्ली जल बोर्ड में बेलदार के पद पर कार्यरत 59 वर्षीय सतपाल को थप्पड़ और जूते से पीटने का उन पर आरोप लगाया गया है। पीड़ित की शिकायत पर मॉडल टाउन पुलिस ने संबंधित धाराओं में नामजद FIR दर्ज कर ली है। और अब अगली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सियाचिन बेस कैंप का दौरा किया। राष्ट्रपति ने वहां तैनात सभी सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि देश को अपने वीर सैनिकों पर गर्व है। न्यूनतम तापमान जैसी विकट स्थितियों में जवान की निष्ठा और समर्पण देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस समय सीधे हम आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम और मौसम और जलवायु के लिए उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम का उद्घाटन करेंगे।